डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा है उसमें स्टैटिस्टिकल डायग्राम के टॉपिक में हम 3 डायमेंशनल डायग्राम्स करेंगे, त्रिविमीय आरेख। ठीक है, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये आयतनी होते हैं और आयतनी आरेखों से जब हम डेटा का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो यदि न्यूनतम और अधिकतम का अंतर यदि काफ़ी अधिक होता है तो भी इस प्रकार की जो विधियां हैं, जो त्रिविमीय आरेखीय विरूपण है, इससे हम डेटा का रिप्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। कई बार हम इन त्रिविमीय आरेखों और द्विविमीय आरेखों को डॉट मेथड के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आप अपनी पुस्तक में देखना स्टैंडगियर और स्टिल्जन बोअर के जो मेथड्स हैं उनमें रूरल अर्बन पॉपुलेशन को अलग अलग तरीके से दिखाया हुआ है। दोनों में जो रूरल पॉपुलेशन है, ग्रामीण जनसंख्या है, उसको तो बिंदु विधि के द्वारा दिखाया हुआ है, लेकिन जो नगरीय जनसंख्या है उसको वृत्त एवं गोलीय आरेख से उन अलग अलग विधियों में प्रदर्शित किया गया है। देखिए, जब हम त्रिविमीय आरेखों की बात करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इस आरेख में 3 विमाएं होती है, जैसा कि इसके नाम से ही हमें स्पष्ट होता है। और 3 विमाओं से हमारा तात्पर्य ये है कि इसमें लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ हम ये पाते हैं कि इसमें ऊंचाई या गहराई का बोध भी होता है, और यही कारण है कि हम इनको त्रिविमीय आरेखों की संज्ञा देते हैं। जैसा कि आप आपकी पुस्तक में लिखा भी होगा कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों विस्तारों का प्रयोग हम इसमें करते हैं, अर्थात जो दिए गए मूल्य हैं वो घनों, पुंजों अर्थात ब्लॉक्स और गोलों आदि के द्वारा दर्शाए जाते हैं, और हम ये मानते हैं कि वो मूल्य जो है वो इनके आयतन के बराबर है, और यही कारण है कि हम इनको आयतनी आरेख बोलते हैं। इसमें सबसे पहले हम गोलीय आरेख की बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि हालांकि हम जानते हैं कि हमारे पास में जो पटल है, अर्थात हमारी जो फाइल है, उस फाइल की जो शीट्स हैं वो द्विविमीय होती हैं। ठीक है, और हम त्रिविमीय आरेखों का निरूपण कर रहे हैं, का प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि विशेष प्रकार की जो छायांकन विधि होती है ना, या विशेष प्रकार से जो रेखाओं का जाल बनाकर हम ये आभास कराते हैं कि ये जो आरेख हैं ये द्विविमीय नहीं बल्कि त्रिविमीय है। जैसे आप जानते हो कि द्विविमीय आरेखों में हम वृत्त आरेख बनाते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम गोले की संकल्पना करते हैं तो देखिए इस तरह से, जिस तरह से यहाँ इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, देखिए इन डायग्राम्स में जिस तरह दिखाया हुआ है, हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर एक आभासी रेखाओं का जाल बनाते हैं। जैसे ही हम उस जाल को बनाते हैं तो फिर ये हमें त्रिविमीय प्रकृति का दिखाई देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी गोलीय आरेख की बात करेंगे, जिसको हम इंग्लिश में स्फेरिकल डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो अब चूंकि यहाँ पर हम गोलीय आरेख ले रहे हैं और गोले को बनाने के लिए हमें गोले के अर्धव्यास की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, हमें गोले के अर्धव्यास की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो जो मूल्य हैं जो हमें दिए हुए हैं, जिनको हम आयतन के बराबर मानते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ नीचे के उदाहरण में देखिए, ये महानगर है और ये महानगर की जनसंख्याएं दी हुई हैं। ठीक है, जैसे कोलकाता महानगर की जनसंख्या कोलकाता महानगर के सामने दी हुई है, और ये जनसंख्या 1981 की है, अभी की नहीं है। ठीक है, तो ये 91,65,650 व्यक्ति कोलकाता महानगर में रहते हैं, ऐसा यहाँ दर्शाया गया है। आज तो ये जनसंख्या करोड़ों में है, लेकिन ये आज से लगभग 4 दशक पहले के आंकड़ों से ये आरेख बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि ये वो स्थान है, ठीक है, जहाँ की हम बात कर रहे हैं,
और ये वो मूल्य है जिसका हम प्रदर्शन करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर हम ये देखते हैं कि मूल्यों का अंतर भी काफ़ी ठीक ठाक है। जो न्यूनतम मूल्य है वो 10 लाख के आसपास है और अधिकतम मूल्य जो है वो 90 लाख से भी ज़्यादा है। तो काफ़ी अंतर है मूल्यों में। ठीक है, तो ऐसे के अंदर हमें एक विमा और द्विविमीय आरेख से ज़्यादा बेहतर होता है यदि हम त्रिविमीय आरेख लें। तो हम इन मूल्यों को आयतन के बराबर मानते हैं। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, जो दिए गए मूल्य हैं उनके घनमूल निकालते हैं। और ये जो घनमूल हम निकालते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि किसी भी संख्या का घनमूल ज्ञात करने के लिए उस संख्या के लघुगुणक में हम 3 का भाग देते हैं, लॉगरिदम में 3 का भाग देते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमें घनमूल प्राप्त होता है, मैं आपको टेबल के द्वारा इसको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वो सारे स्थान हैं, वो सारे महानगर हैं जिनकी जनसंख्या का हमें प्रदर्शन करना है गोलीय आरेख के द्वारा। ठीक है, तो ये जो मूल्य है, जो जनसंख्या है, हम क्या करते हैं इनको, देखिए ऊपर मैंने लिखा है वॉल्यूम, अर्थात हम इनको आयतन के बराबर ले लेते हैं। ठीक है, ये जो तीसरा कॉलम है जिसमें निकटतम संख्या लिखी हुई है, ये निकटतम संख्या केवल और केवल हमारे डेटा को सुविधाजनक बनाने के लिए लिखी हुई है। यदि हम ये कॉलम ना भी लें तो भी हमारी विधि में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी, लेकिन हम इनको यदि निकटतम संख्या में ले लेते हैं तो हमारी गणना बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये 91,65,650 दिया हुआ है, हम इसको यदि निकटतम मूल्य में लें तो हम इसको 91.66 लाख में ले सकते हैं, क्योंकि ये डेटा हमारा लाख में है। हमने निकटतम को छोटी संख्या बनाने के लिए लाख में ले लिया है। ये हमेशा हम पहले डेटा की प्रकृति को देखते हैं और उसके बाद हम तय करते हैं कि निकटतम मूल्य हमें किस रूप में लेना है। यदि हम इसको 91.66 की बजाय हम इसको यदि 92 लाख भी ले निकटतम मूल्य में, यदि और सरल बनाने की कोशिश करें तो भी वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकटतम मूल्य की गणना करते हैं। निकटतम मूल्य जब हम ले लेते हैं, ठीक है, ये हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारी गणना जो है वो आसान हो जाए। उसके बाद हम इसका घनमूल लेते हैं। ठीक है ना, और हम इसका जो घनमूल लेते हैं, ठीक है, वो जो हमारे पास संख्याएं आती है, घनमूल की संख्याएं, ठीक है, उसमें अब ये हमें यूज करनी है गोला बनाने के लिए। ठीक है ना, ये बेसिकली हमारी गोले की त्रिज्या निकालने में हमारे काम आने वाली संख्याएं हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हमने घनमूल तो जनसंख्या के आंकड़ों का लिया है ना, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि क्योंकि हमें दूरियों में माप चाहिए, हमें दूरियों में माप चाहिए, तो दूरियों में माप का परिकलन करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा घनमूल निकल के सामने आया है, हम इन सारी संख्याओं को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, फिर हम ये देखेंगे कि हमारे पास कितना बड़ा पेपर है जिसके ऊपर हमें गोलीय आरेखों का प्रदर्शन करना है। उसके आधार पे अब हमें एक पैमाना लेना है, अर्थात एक मापनी हमें चुननी है। ठीक है, मापनी आप सेंटीमीटर में चुन सकते हो, इंच में चुन सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना है कि अब हमें जो मापनी चुननी है वो दूरियों में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें ये जो मापनी हम चुन रहे हैं इसके आधार पर गोले बनाने हैं। ठीक है, और ये जो मापनी हम ले रहे हैं ये गोले की त्रिज्या को प्रदर्शित कर रही है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमको इसको ऐसी इकाई में लेना है, ठीक है, जिसके आधार पर हम उसको त्रिज्या के रूप में लेकर गोलों की रचना कर सकें। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये मान लेते हैं कि जो मेरी सबसे बड़ी संख्या है 4.505, मैं ये मान लेता हूँ कि ये संख्या जो है ये 2 सेंटीमीटर के बराबर है। ये मैंने पैमाना ले लिया है। ठीक है, मैं इसको 2 इंच भी ले सकता था यदि मेरे पास पेपर थोड़ा बड़ा हो, है ना। मैं इसको यदि मेरे पास एक पूरी शीट है मान लो, है ना,
जिसके ऊपर हम प्रैक्टिकल का काम करते थे, उतनी बड़ी शीट है, तो मैं इसको 5 इंच भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये जो हम पैमाना लेते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमें क्या दर्शाना है, उसमें कितना अंतर है। ठीक है, और हमारे पास में जो भी कागज या कपड़े का टुकड़ा है जिस पर हम इसको दर्शाएंगे वो कितना बड़ा है। इन बातों को ध्यान में रखकर और हम पैमाने का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने ये मान लिया कि ये जो सबसे बड़ी संख्या है कोलकाता महानगर के लिए घनमूल की, जो कि 4.505 है, हमने ये माना कि ये 2 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो अब हमने जब जो एक के लिए हमने पैमाना लिया है, ठीक है, उसी पैमाने के आधार पे हम बाकी सभी के लिए हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में ही त्रिज्या के लिए दूरियों का परिकलन करेंगे। अब देखो, यदि मान लीजिए कि मेरा 4.505 जो है वो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर के द्वारा प्रदर्शित हो रहा है, तो अब मैं क्या करूँगा कि जैसे वृहत मुंबई के लिए मेरा जो घनमूल है वो 4.345 है। ठीक है, मैं इसके लिए दूरी का परिकलन कैसे करूँगा, इसको देखिए आप। जैसे मैंने ये कहा कि भाई 4.505 की जो घनमूल का मूल्य है उसको प्रदर्शित किया जाता है 2 सेंटीमीटर के द्वारा। एक यदि घनमूल हो, ठीक है, उसको प्रदर्शित किया जाएगा 2/4.505 सेंटीमीटर के द्वारा। और यदि 4.345 यदि मेरे घनमूल के लिए आंकड़ा है तो उसको प्रदर्शित किया जाएगा 4.345 गुणा 2/4.505 के द्वारा। और जब मैं इसका परिकलन करूंगा, देखो यहाँ दर्शाया हुआ है, और जब मैं इसका परिकलन करूंगा तो वो आएगा 1.93। ठीक है, तो जब मैं वृहत मुंबई के लिए गोले की रचना करूंगा तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 1.93 की दूरी, सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में भर के, और मैं क्या करूंगा, एक वृत्त बनाऊंगा और फिर मैं उसका ग्लोब के जैसा छायांकन कर दूंगा, अर्थात उस पर काल्पनिक रेखाओं के जाल की रचना इस तरह करूंगा कि वो गोले की तरह प्रदर्शित हो। ठीक है, जैसे मैंने कोलकाता के लिए यदि मुझे गोला बनाना है तो मैं 2 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में भर के और एक वृत्त बनाऊंगा, और फिर मैं उसका ग्लोब के जैसा अर्थात एक त्रिविमीय आकृति के जैसा छायांकन कर दूंगा, तो वो मुझे आभास होगा कि ये मेरा 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या का गोला है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम जब बाकी महानगरों के लिए इसका परिकलन करेंगे तो हर बार हम यही करेंगे। हम क्या करेंगे, जो घनमूल के लिए संख्या आई है उसको 2 से गुणा करेंगे और उसमें हम जिसके लिए हमने पैमाना लिया था उसका भाग दे देंगे, अर्थात 4.505 का भाग दे देंगे। इस प्रकार जब हम सारी के सारे महानगरों के लिए त्रिज्या का परिकलन कर लेंगे तो फिर हम इस त्रिज्या के अलग अलग पहले वृत्त बनाएंगे और फिर हम उनका ग्लोब की भांति, है ना, जैसे ग्लोब दिखता है ना, उस तरह का छायांकन कर देंगे, एक काल्पनिक रेखाओं का जाल उसके ऊपर बना देंगे ताकि वो आकृति हमें गोले की तरह दिखाई दे। ठीक है, और फिर हम आराम से केवल और केवल, अब हम बिना आंकड़ों को ध्यान में दिए, केवल और केवल आरेख को देखकर, अर्थात केवल और केवल इस आरेख के चार्ट को देखकर हम ये कह सकते हैं कि कोलकाता महानगर की जनसंख्या है वो जयपुर महानगर की जनसंख्या से बहुत अधिक है। ठीक है, तो ये बेसिकली सांख्यिकीय आंकड़ों का सांख्यिकीय आरेखों में निरूपण करने का मूल उद्देश्य ही यही होता है कि हम एक बार केवल देखने मात्र से ये अंदाज़ा लगा लें कि हमारा जो प्रदर्शन है आंकड़ों का, उसमें आंकड़ों का वितरण किस प्रकार का है। यहाँ पर मुझे स्पष्ट दिखाई देता है कि भाई जैसे मान लो मैं कोलकाता, अहमदाबाद और लखनऊ की तुलना करूँ तो मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि लखनऊ से कई गुना ज़्यादा जनसंख्या अहमदाबाद महानगर की है,
और अहमदाबाद नगर महानगर से कई गुना ज़्यादा जनसंख्या जो है वो कोलकाता महानगर की है। लेकिन यदि मैं यहाँ कोलकाता और वृहत मुंबई की आपस में तुलना करता हूँ तो मुझे स्पष्ट पता लग रहा है कि वृहत मुंबई की जनसंख्या कोलकाता महानगर से थोड़ी ही कम है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो गोलीय आरेख है इसके द्वारा हम आंकड़ों का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है,